हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, एसएससी प्रीवियस ईयर को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो एक सेकंड में इसको कलर इंक का कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। अगर आप इस चैनल पे एक बार आए हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इस बेसिस पर जज ना करें कि मैं कौन हूँ या फिर मेरी एज क्या है, इन सब के बेसिस पे आप जज ना करें। कृपया एक बार प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखो, और इसको देखने के बाद अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तभी आप इस चैनल को फॉलो करो। मुझे इस बेसिस पे बिल्कुल फॉलो मत करो कि मेरे सब्सक्राइबर अकाउंट कितना है, चैनल छोटा है बड़ा है, आप उस पर बिल्कुल बस उस पर फोकस ना करके एक बार मेरे इस कंटेंट में आपको बता रहा हूँ, इस बार एक बार इसको पूरा देखो। उसके बाद आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस लायक आपको नहीं बता पा रहा हूँ, उस लायक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को बेशक छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस बेसिस पे बिल्कुल भी जज नहीं करिए कि मैंने अपने लाइफ में क्या किया है या फिर मैं कौन हूँ, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा इसका इंट्रो दे देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम ये जो चा इसमें जो हम लोग करने वाले हैं ना, ये एसएससी एग्ज़ाम्स को फ़ॉलो करेंगे। एसएससी एग्ज़ाम्स में जो पीवाईक्यूज़ है, उसके थ्रू हम लोग कंप्लीट जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। होगा क्या? मैं एक बार फ़ोन में बता देता हूँ। जो इसमें 4 ऑप्शन होंगे ना, इसमें इस चारों ऑप्शन को हम लोग इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, यानी कि इसी पीवाईक्यूज़ के थ्रू हम लोग कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक? और हर क्लास जो है प्रीवियस ईयर क्लास का हर दूसरे क्लास में पहले क्लास का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे, जिससे क्या होगा आपको इस ये याद थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहेगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक बार स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, अभी मैं आपको लाइक करने बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। पहले आप इस वीडियो को देखो, ठीक? फिर आपको अगर पसंद होता है तो लाइक करना। चलिए, पंडित राम नारायण इज़ अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन हू प्लेज। पूछ रहा है पंडित राम नारायण जो है एक क्लासिकल म्यूजिशियन है, एक संगीत शास्त्रीय संगीतकार हैं, जो क्या बजाते हैं? तो पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं, इसको जानने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं तबला। तबला है ना, तो तबला के लिए आपको 2 नाम याद रखना है अभी के लिए। एक है अल्लाह रखा, जो मैं बता रहा हूँ इन दोनों को भी याद रखिएगा। एक अल्लाह रखा जो तबला बजाते हैं, और एक है आपका इन्हीं के बेटे जाकिर हुसैन। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, ठीक है? ये तबला से आपको याद रखना है। और पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं, तो पंडित राम नारायण जो है एसोसिएटेड है आपका सारंगी से, ठीक? ये जो है सारंगी बताते हैं। और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, हम सारंगी के कुछ एक्सपोनेंट देख लेते हैं, ठीक? सारंगी के एक्सपोनेंट देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जिससे कि आपको ठीक लगेगा। एक सेकंड, मैं इसको नहीं करता हूँ, अभी मुझे आगे में थोड़ा सा कुछ करना है, इसलिए चलिए रेड ले लेते हैं। तो आपको सारंगी के एक्सपोनेंट कैसे याद रखने हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा इस क्लास को। पहले आपको क्या रखना है, पंडित सारंगी से एक है पंडित राम नारायण, इसको तो आपको ध्यान ही रखना है, पंडित राम नारायण, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बना है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के ही उठाए हुए होते हैं। और एक है उस्ताद, कौन? उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सुल्तान खान, ये भी आपके सारंगी के ही सेम म्यूजिशियन है, उस्ताद सुल्तान खान। और आपको क्या याद रखना है, और एक आपको रखना है अरुणा नारायण कल्ले। क्या? अरुणा नारायण कल्ले, इसको भी आपको ध्यान रखना है, अरुणा नारायण कल्ले। चलिए, और आप इसको और एक याद रख लो, वैसे बताने को तो बहुत सारा है, लेकिन आप और एक याद रख लो, कोमल साबरी खान को। इनको भी आपको याद रख लेना है, कोमल साबरी खान। चलिए, और आप इसको याद कैसे रखिएगा, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर आपको ये बेनिफिशियल टिप्स लगे तो इसको इस तरह फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपको जैसे भी याद रखने का मन हो आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है नारायण। अरे भाई, हो क्यों नहीं रहा है? चलो, हाइलाइटर तो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि हो गया, रुक जाओ यार, थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ। पंडित राम नारायण है ना, पहले थोड़ा सा इसमें मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो पंडित राम नारायण खान, उस्ताद सुल्तान खान, अरुणा नारायण कल्ले और कोमल साबरी खान, ये सब आपके सारंगी के एक्सपोनेंट हैं। आप इसको याद रखिएगा, एक नारायण, नारायण खान,
आपको इसको याद रखना, और किसी में से नहीं आता है। नारायण खान अगर लास्ट में है ना, नारायण खान आप देख रहे हैं तो आप बेशक सारंगी पे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि नारायण खान आपका बस सारंगी में ही एक्सपोनेंट के नाम है। चलिए, और हम इसमें क्या देख सकते हैं, अभी हम लोग इसमें और एक चीज़ देख लेते हैं, क्या कि आप इसमें जो है ना, आपको पंडित राम नारायण को मैं इसमें बता देता हूँ, आपको पद्म भूषण मिला है, सॉरी पद्म विभूषण मिला है कब, 2005 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित राम नारायण को पद्म भूषण कब मिला है, 2005 में मिला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो इस आए थिंक इसके लिए पास ये काफ़ी है। फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर हम लोग हारमोनियम, फ्लूट, इन सबको भी याद रखिएगा। चलिए, मैं एक फ्लूट का बता देता हूँ। एक याद रखिएगा फ्लूट से, हरि प्रसाद चौरसिया, इसको आप याद रख लीजिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया, ये आपके फ्लूट के एक्सपोनेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर यानी कि पेशावर का युद्ध लड़ा गया था बिटवीन राजा जयपाल एंड महमूद गजनवी। तो आपको मैं बता दूं कि पेशावर का युद्ध जो लड़ा गया था ना, 1001 ईस्वी में बैटल ऑफ पेशावर लड़ा गया था। 1001 ईस्वी में बैटल ऑफ पेशावर यानी कि पेशावर का युद्ध हुआ था। और किन किन दोनों के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपका महमूद गजनवी के बीच में। किसके बीच में, पहले तो हुआ था ये आपका महमूद गजनवी के बीच में, और किसके बीच में, और हुआ था राजा जयपाल के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था। और 1001 ईस्वी में इन दोनों के बीच में हुआ था ना। और आपको मैं बता देता हूँ इसमें, महमूद गजनवी जो है विक्टर ही रहे थे, मतलब जीत गए थे। और महमूद गजनवी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ महमूद गजनवी के बारे में। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महमूद गजनवी, इसके बारे में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, तो ये कहाँ से आए थे, ये आए थे अफगानिस्तान से। कहाँ से, अफगानिस्तान से ये आए थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके बारे में याद रखना है आपको, इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। क्या क्या था, सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। कब लूटा था, 1025 एडी में, 1025 एडी में सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। और क्या, और इनकी अगर पूछेगी मृत्यु यानी कि इनका डेथ कब हुआ था, कब डेड हुए थे, तो ये 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसने कसम खाया था कि ये हर साल इंडिया पर आक्रमण करेगा, इसको भी याद रखना है। चलिए, आपको इस क्वेश्चन से आपको इतना ही चीज़ याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ये 1001 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए, ये देखिए मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर आपको अब ये लग रहा है कि आप इसी तरह अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस बेसिस पे बिल्कुल भी जज नहीं कीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धूपगढ़ पीक, धूपगढ़ पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चलिए, हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है, धूपगढ़ पीक आपका कहाँ पे है, तो आपको धूपगढ़ पीक जो है ना, ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ पीक है। चलिए, अब हाईएस्ट पॉइंट पूछा है तो हम लोग देख ही लेते हैं कुछ कुछ का। पहले तो हम लोग देख लेते हैं सतपुरा का, है कि विजिबल है आपको, मैं इसका थोड़ा सा डार्क कर दूं अगर होगा तो, नहीं है ना। चलिए, इसमें तो नहीं है, ये आपको दिख रहा है ना इसका। हाँ, विश्वास, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, नहीं नहीं। ये आपको ठीक है। चलिए, मैं बताता हूँ आपको। पहला क्या है, आपको याद रखना है सतपुड़ा, पूछ लेगा कि सतपुड़ा रेंज का आपका हाईएस्ट पीक क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये पूछ सकता है आपसे। और क्या पूछ सकता है, आपको पूछ पूछ लेगा विंध्या रेंज का, है ना, विंध्या श्रेणी का आपका हाईएस्ट पीक क्या है, विंध्या रेंज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अरावली रेंज का बता दो हाईएस्ट पीक क्या है, अरावली रेंज, इसका भी आपको हाईएस्ट पीक पूछा जा सकता है। चलिए, और आपको क्या पूछेगा, चलिए भाई इसका ही देख लेते हैं पहले, सतपुरा रेंज का, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, तो सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जिसका भी क्वेश्चन भी है ना, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो है कहाँ पे,
तो जो है एमपी में। और आपको पूछेगा अगर विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक किया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक है सद्भावना पीक। क्या है? सद्भावना पीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सद्भावना शिखर बोलेंगे। सद्भावना पीक आपका इसका विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पे है? ये अगेन ये भी आपका एमपी में ही है। और क्या? और आपको पूछेगा अरावली रेंज। अरावली रेंज का अगर हाईएस्ट पीक पूछ लिया तो ये है आपका गुरु शिखर। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पे आपका? ये आपका गुरु शिखर पड़ता है राजस्थान में। चलिए, आपसे पूछ सकता है कि अंडमान एंड निकोबार है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसका हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। इसका हाईएस्ट अगर इसका पूछेगा चोटी क्या नाम क्या है, इनकी चोटी का नाम है सैडल पीक, सैडल चोटी। चलिए, और हम लोग क्या देख सकते हैं? ये तो हो गया। अब कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं साउथ इंडिया का। अगर साउथ इंडिया का पूछ ले, साउथ इंडिया, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पूछ लेगा कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा, सॉरी, साउथ इंडिया का पहला, ऐसा पहला नहीं पूछेगा, बोलेगा साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, साउथ इंडिया का सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो फर्स्ट जो है ना, सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाई मुड़ी। क्या है? अनाई मुड़ी। ठीक। और ये अनाईमुड़ी पड़ता कहाँ पे है? ये है आपका केरल में। अनाईमुड़ी आपका केरल में है, जो जिसका हाइट क्या है? 2695 मीटर का है। अनाईमुड़ी का हाइट है 2695 मीटर। और ये है आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल में। कहाँ पे? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। इडुक्की, ये जितना भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ सब आपका इंपॉर्टेंट है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है आपका? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल में। ये अनाईमुड़ी है। चलिए, और अगर सेकेंड अगर पूछ ले, अगर मान लीजिए ऑप्शन में अनाईमुड़ी नहीं रहा, तो अब क्या आप बताइएगा? तो आप बोलिएगा डोडा बेटा। क्या बोलिएगा? डोडा बेटा। ये आपका हाईएस्ट पीक है, आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, जो कि डोडा बेटा है कहाँ पे? डोडा बेटा है आपका नीलगिरी हिल्स पे पड़ता है। इस पे नीलगिरी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स पे। अच्छा, इनका नाम नीलगिरी हिल्स क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना, अच्छा, नीलगिरी हिल्स आपका ऊटी में पड़ता है। और ऊटी कहाँ पे आपका? आपको पता होगा ऊटी आया है आपका तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स का नाम पे इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो फूल होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। और क्या अगर आपको पूछ ले नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, या फिर आपको नॉर्थ इंडिया समझ लो, या फिर आपका ईस्ट इंडिया पूछ ले, तो वैसे आपका नॉर्थ इंडिया पूछ लो। तो ये इसका हाईएस्ट पीक है आपका कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा ये आपका हाईएस्ट पीक हो जाएगा। और ये इसका ऊंचाई कितना है? इसका है 8586, यानी 8586 मीटर का ये है। और कंचनजंगा आपका है कहाँ पे? तो कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी है। और किसी और दूसरा क्वेश्चन में अगर कहीं बनेगा ना, हम लोग वहाँ पे इसको देख लेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, इस पुलिस श्रेणी को। अगर अब आई थिंक कि आपको ये थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी ये बेनिफिशियल लग रहा है, तो अब आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो भाई, किसी को होता है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो आप लोग बस ऊपर ऊपर से मुझे जज मत करो। ठीक है, आप एक बार क्लास तो देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को फॉलो करो। ऐसे ऊपर ऊपर से देखे फॉलो करोगे तो फिर ऊपर ऊपर से आप देख ऐसे नहीं कर सकते ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? डेथ रेट इन इंडिया, क्या पूछ रहा है? डेथ रेट इन इंडिया इज 7.2 पर थाउजेंड इन 2011, मतलब 2011 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितना है? 7.2 प्रति 1000 मीटर है। तो ये बात तो सही है ना? ये डेथ रेट, तो ये तो एक सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। ये तो सही हो गया। ये डेथ रेट जो है ना 7.2 ही था 2011 में। और क्या अगला क्वेश्चन क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 72.6 इन 2012, यानी 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.6 है। तो ये आपका गलत है। ये 72.6 नहीं था, यानी 72.6 नहीं था, ये था आपका 67.9। क्या था? 67.9। चलिए, अब इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या है इसमें, इसको देखते हैं।
क्या सबसे पहले तो इसमें होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसका यहाँ पे जिक्र भी हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को शॉर्ट में बोलते हैं IMR। ये जो है ना आपका 2000, इसको ये क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये होता है डेथ ऑफ एन इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल की उम्र में, क्या 1 साल के उम्र में, 1 साल की उम्र में किसी बच्चे का अगर डेथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। और अगर पूछेगा आपका कि ये कितना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये IMR जो है 2011 में, IMR 2011 में कितना था, तो IMR 2011 में था आपका 44। 2011 में IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 44 था। और 2012 में कितना है, तो 2012 में ये हो गया था 44 से घट के थोड़ा सा 42 हो गया था, 2 घट गया था। और अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पे है, तो ये है आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है आपका, मैं इसको भी लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, हाईएस्ट है आपका मध्य प्रदेश में। चलिए, ये तो हो गया IMR का। अब एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको भी देख लेते हैं। एक होता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको भी देख लेते हैं। ये होता है आपका क्या, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें वही बेसिकली होता है कि इसमें मतलब जन्म देने के समय जो माँ की मृत्यु होती है ना, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये है आपका 178 है, कितना, 178 है। कब कब 178 है, ये आपका 2010 से 2012 के बीच में 178 था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आई थिंक इसमें आपका कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। अब बाकी कभी हम लोग फिर से इसको सेंसर 2011 को पढ़ेंगे, जब उससे बेस्ट डेडिकेटेड उसी पर क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन सही है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इन विच ऑफ द मंथ हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो देखो हिरोशिमा होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता होगा कि अमेरिका बम गिराया था ना, एटम बम जो गिराया था या हाइड्रोजन बम बोलो, उसी में हम लोग बोलते हैं। तो 2 बम गिराया था, एक हिरोशिमा पर गिराया था, ठीक है, और एक कहाँ गिराया था, एक नागासाकी पे गिराया था। आपको पता होना, सॉरी सॉरी पता होगा नहीं, इसको नहीं, देखिए मतलब मैं ये आदत है मुझे बोलने का कि पता होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। चलिए, और कब कब गिराया गया था, एक गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, ठीक है। और आपका नागासाकी पे गिराया गया था आपका 9 अगस्त को, 9 अगस्त को गिराया गया था। अच्छा, 6 अगस्त को जो गिराया गया था उस बम का नाम क्या था, उसका नाम था लिटिल बॉय, उस बम का नाम लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त को यानी 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम क्या था, फैट बॉय था, ठीक है। और जो इससे जो बम जो गिराया गया था, तो जो सर्वाइवर्स थे ना, जो सर्वाइव कर गए थे, जो सर्वाइवर्स थे उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइवर को, इसको सर्वाइवर का क्या नाम बोलते थे, हिबा हिबाकुशा, हाँ, क्या बोलते थे, हिबाकुशा। जो सर्वाइवर्स थे यानी जो बच गए थे इनसे, उसको हिबाकुशा बोलते हैं। और क्या बोल लिखा होता है, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। हिरोशिमा कब मनाते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये मनाते हैं अगस्त के मंथ में। कब, अगस्त के मंथ में मनाते हैं, यानी अगस्त में हिरोशिमा डे मनाया जाता है। चलिए इतना शायद काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैंक रेट इज अलाइन टू, बैंक रेट मतलब पूछ रहा है बैंक रेट नामक मौद्रिक नीति उपकरण जैसे जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब होता क्या है, बैंक रेट है ना, चलिए इसमें इसका आगे देख लेता हूँ मैं, है ना, चलिए है। इसमें थोड़ा सा हम लोग लंबा खींचेंगे, बैंक रेट ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें होता क्या है ना, बैंक टेक्स लोन, बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, बैंक का क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है।
हम लोग लोन बैंक से लेते हैं और बैंक क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई जो लोन देता है ना, सीधा सा बात है, हम लोग भी बैंक से लोन लेते हैं, तो कुछ रेट होता है ना, कुछ टैक्स होता है, सॉरी टैक्स बोल रहा हूँ, कुछ इंटरेस्ट होता है ना। तो बस उसी तरह बैंक जो है जब आरबीआई से लोन लेने जाती है, तो ये भी आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे लोन देती है। तो इनका नाम कुछ रखा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। 3 टाइप का होता है। एक होता है बैंक रेट, ये नाम है, ठीक है। एक होता है बैंक रेट, एक होता है आपका रेपो रेट, एक बैंक रेट, एक रेपो रेट, और एक होता है आपका एमएसएफ रेट। अच्छा, इन सब का काम ना, हम इस इन सब का यूज़ हम लोग मनी कंट्रोल, मनी मनी सप्लाई जो होता है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इसको भी हम लोग, जब उससे क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए, तो बैंक रेट क्या होता है, इसमें जो है ना, जब आरबीआई लोन देती है बैंक को, इसमें आपका कोई कोलेट्रल का जरूरत नहीं होता है। नो कोलेट्रल, इसमें कोई आपका कोलेट्रल नहीं चाहिए होता है। अब कोलेटरल क्या होता है, बहुतों को कोलेटरल नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोलेटरल होता है मतलब, जब भी आप किसी से, आप कहीं भी जाइएगा लोन लेने के लिए किसी बैंक से, तो आप कुछ गिरवी रखते हैं ना, तो गिरवी जो होता है उसी को कोलेटरल बोलते हैं। आप मान लीजिए कहीं बैंक पे गए लोन लेने, तो आप कुछ जमीन अपना रखते हैं, तो इसी तरह कुछ ना कुछ रखते हैं, उसी को कोलेटरल बोला जाता है। जब ये बैंक आरबीआई से लोन लेने जाते हैं जब बैंक रेट पे, तो वो उसमें कोई कोलेटरल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो लोन होता है ना, इसमें मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। नो कोलेटरल कोलेटरल पे लगता है। और ये लोन जो होता है, ये लॉन्ग टर्म का होता है। ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म का होता है, मतलब लंबे समय के लिए ये लोन होता है। और इसका जो रेट होता है, अब सीधा सा बात है, इसमें कोलेटरल नहीं लग रहा है, तो इसका रेट जो भी होता है क्या होता है, हाई हाई इंटरेस्ट होता है इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट कैसा लिया जाता है, हाई इंटरेस्ट पे लिया जाता है, इसको बैंक रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट किसको बोलते हैं, इसको देख लीजिए। रेपो रेट में क्या होता है, आपको कोलेटरल देना पड़ता है। क्या होता है इसमें, इसमें कोलेटरल का डिमांड किया जाता है, यानी इसमें कोलेटरल रखना पड़ता है। कुछ भी आप कोलेटरल रखिए, बैंक इस पे आरबीआई के पास कुछ कोलेटरल रखती है। और ये लोन होता है नहीं, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। और इसमें जो है लो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, ये लो इंटरेस्ट पे होता है। चलिए, और एक होता है एमएसएफ रेट। इसमें क्या होता है, इसमें एमएसएफ रेट पे क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी लेती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेती है। मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना, अपना कुछ सिक्योरिटी, मतलब कुछ, जैसे कि मान लो ना भाई कि गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग विल्डिंग था, तो उसको गिरवी रख दिया, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और ये लेती है। और ये जो होता है ना, ये ओवरनाइट होता है, मतलब रातों रात ये लोन लिया जाता है। या फिर ऐसे कह लो कि रात भर के लिए, से बोला जाता है कि ओवरनाइट, मतलब ऐसा नहीं समझना कि कोई रात भर में ही लौटाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ओवरनाइट मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए दिया जाता है एमएसएफ रेट पे। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करती है, लोग कोई लोग नहीं, सरकार इसको क्या करती है, सेल करती है। जब सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, तो क्या होगा, तो हम लोग का जो लिक्विडिटी है ना, अब लिक्विडिटी क्या होता है, ये फिर अगेन कोई नया टॉपिक आ जाएगा, जिसको पता है उसके लिए बस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब फिर आएगा कभी से, तो हम लोग उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विडिटी डिक्रीज होता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं, बेचते हैं, तो हम लोग का लिक्विडिटी, हम लोगों का नहीं, मतलब सरकार का लिक्विडिटी डिक्रीज होता है, लिक्विडिटी घटता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इन सब का जो है ना, ये बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, यानी बैंक जिसे आरबीआई से जब लोन ले रही है, तो इसको बोलते हैं हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे पता है, अगर आपने यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो अभी आपको थोड़ा सा यूजफुल लग रहा होगा। इसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर आप क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने ये पहले कर भी रखा है, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्योंकि आप इसमें साथ साथ रिविजन होगा। इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कम लोग ले रहे हैं ना, बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, तो इसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। चलिए, इसके अगेंस्ट अब एक उल्टा भी केस होता है। एक उल्टा केस में क्या होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट यहाँ देखो। अब रेपो रेट उसको बोलते हैं ना, जिसमें बैंक आरबीआई से लोन लेगा, तो रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, आरबीआई लोन लेती है, आरबीआई लोन लेती है किससे, बैंक से। आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, बस ये ऐसा लोन इसलिए लिया जाता है ताकि हम लोग लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाएँ, इसीलिए किया जाता है। यहाँ बार-बार लिक्विडिटी टर्म आ रहा है, चलिए मैं अगर इसको समझाऊँगा, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। चलिए और हम लोग कुछ-कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक होता है सीआरआर, क्या होता है? एक सीआरआर होता है, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? एक सीआरआर होता है, मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है एसएलआर। एसएलआर मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सैचुरेटरी, क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटरी, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इसमें जो है ना, सीआरआर में क्या होता है, हम लोग आरबीआई के पास, हम लोग मतलब रिजर्व बैंक के पास, हम लोग से मतलब यहाँ पे बैंक का है, बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक को जाके अपना पैसा उस पे रखती है। ठीक है, कुछ कैश रखती है बैंक अपने पास, मतलब कुछ कैश रखती है, और जिसपे कि उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक मतलब जैसे हम लोग पैसा वैसा जमा करते हैं ना, उस पैसे को, कुछ पैसे को, ऐसा सारा पैसा नहीं अपने पास रख लेता है। मान लो कि हम लोगों ने ऐसे कुछ पैसे जमा किए, लेट्स से कि 1 लाख जमा किया, तो उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास रखे, कि बाकी पैसे को आरबीआई के पास उसको रखने दे देती है। तो जो सीआरआर उसको बोलते हैं, जो बैंक अपने पास रखता है, तो अब अपने पास रखेगा तो उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और एक होता है एसएलआर, जो कि इसमें बैंक क्या करता है, इसको सॉलिटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रखता है, यानी कि अब इसमें जो है ना, बैंक अपने पास मतलब ये क्या करेगा, कैश नहीं रखेगा, इसको कैश के फॉर्मेट नहीं रखेगा, इसको बदल देगा, इसको गोल्ड खरीद लेगा, इससे गोल्ड एंड आपका कोई भी अदर सिक्योरिटी, इन सबको रखता है आरबीआई के पास, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटी इस फॉर्म में रखता है। ठीक है, और इस पे क्या होता है आपका, जब इस फॉर्म में रखता है ना, तो इस पे इसको इंटरेस्ट मिलता है। ये होता है आपका सीआरआर और एसएलआर। आप इतना याद रखो, सीआरआर जो होता है ना, कैश के फॉर्म में होता है और इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और एसएलआर में क्या होता है, ये गोल्ड हो गया आपका, अदर ज्वेलरी टाइप में रखता है खरीद खरीद के, जिसपे कि इसको इंटरेस्ट मिलता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इसरो से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम। अब GSAT-24 कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये पूछा है। तो GSAT-24 जो है ना, आपका क्रो इन फ्रेंच गुइनिया, क्या लिखा हुआ है, गुइनिया से लॉन्च किया गया था। क्रो इन फ्रेंच गुइनिया से लॉन्च किया गया था। बस इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये तो कुछ था ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग कैन इंक्रीज द, यानी कि प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, तो हम लोग का जो फेफड़ा होता है, उसमें सांस लेने की क्षमता, यानी कि हवा भरने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सच में सांस ले प्राणायाम करने से हम लोग का जो सांस लेने का क्षमता होता है ना, हवा गेन करने का, रखने का क्षमता, वो बढ़ जाता है। और दूसरा क्या लिखा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड मूव्स डाउन। बोल रहा है सांस लेने के दौरान पसली ऊपर और बाहर की ओर चलती है, और नीचे की ओर बढ़ती है। देखो आप एक बार इसे ट्राई करके देखो, सांस लो, देखो आप नोटिस करोगे, सांस जब आप लोगे ना, तो देखना आप नोटिस करोगे कि आपका जो रिप्स है, यानी कि डायफ्राम है, ये यहाँ देखो, ये आपका ऊपर होगा। जब आप सांस लोगे तो ये आपका ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखोगे, और जब सांस छोड़ोगे तो ये नीचे जाता है। एक बार करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। चलिए अब हम लोग इसमें रेस्पिरेशन एक टॉपिक आया था, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें हम लोग का जो लंग्स होता है ना, यहाँ पे लंग्स लंग्स में हम लोग का ऐसे बहुत सारा क्या होता है, हम लोग का लंग्स में यहाँ पे हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और कहाँ पे होता है, ब्रोक्यूल्स में। यहाँ इन सब का नाम क्या है, ब्रोक्यूल्स है, ब्रोक्यूल्स। यहाँ पे वैसे बना हुआ नहीं है ब्रोक्यूल्स। और यहीं पे हम लोग का मतलब सांस में ऐसा समझिए ना, कि फेफड़ा में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसका नाम ब्रोक्यूल्स होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यहीं पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यहाँ पे। ठीक है, और क्या, अच्छा रेस्पिरेशन क्या होता है, चलिए हम लोग इसको अगले टॉपिक में, पेज में देखते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है बताइए। आई होप कि ये तो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो फिर कोई दिक्कत का बात नहीं है।
रेस्पिरेशन होता है आपका सांस मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है रेस्पिरेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है, जैसे हम लोग सांस ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोगन, मतलब ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइको ग्लाइकोजन जो होता है वो टूटता है, इसका ब्रेक हो जाता है, यही होता है सांस लेने के दौरान। और इससे क्या होता है, जब ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से फिर हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस है। चलिए, ये होता है आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में भी आपको मैं बता देता हूँ, पूरा पूरा रेस्पिरेशन ही हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, रेस्पिरेशन, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, कंप्लीट रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या होता है, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन से बात आता है ग्लूकोज तक, यहाँ तक ग्लूकोज बन गया ना, तब ग्लूकोज से हम लोग उठाते हैं ग्लूकोज। इसमें क्या कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज फिर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरूवेट में, ये होता है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, और ये होता कहाँ पे है, ग्लूकोज जो पायरूवेट में बदलता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ बदलता है, साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में बदल जाता है, जहाँ पे 6 कार्बन से, अब ये इसके पास कितने कार्बन बनेंगे, बचेंगे 3 कार्बन बचेंगे। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है ना, यहाँ पे 3 टाइप का होता है रेस्पिरेशन। यहाँ पे अगर कितना टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। एक होगा एरोबिक, देखो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, जो कि आप एक बार यूट्यूब पे कहीं जाके देखना, इतना डिटेल में मिलता है आपको, लेकिन आप तो वही है जज करने लगते हो। भाई जज मत क्या करो। एक एरोबिक होता है, एक होता है अनएरोबिक, अनएरोबिक, और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। 3 टाइप का हम लोग का यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक में किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसी को एरोबिक बोलते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और अनएरोबिक कहाँ पे किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, इसी को हम लोग अनएरोबिक बोलते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इसी से सबसे ज़्यादा हम लोग का एनर्जी बनता है, इससे सबसे ज़्यादा हम लोग का एनर्जी बनता है। चलिए, एनर्जी, कुछ एनर्जी बनेगा और क्या होगा, 6 CO2 बनता है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 6 मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन मतलब सॉरी जल बन जाता है, H2O बन जाता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सॉरी ऑक्सीजन की कमी में होता है, तो फिर यहाँ भी हम लोग का एनर्जी बनता है, ऐसा नहीं है, एनर्जी यहाँ पे भी हम लोग का बनता है। और इसमें क्या होगा, एनर्जी के साथ हम लोग का लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब लैक्टिक एसिड से यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन यही होता है, जो कि हम लोग का जब हम लोग दौड़ते हैं ना, दौड़ते वगैरह हैं, कुछ काम हार्ड वर्क करते हैं, तो हम लोग का जो थकान वकान हो जाता है, तो वहाँ पे जोड़ में दर्द देने लगता है, क्यों देने लगता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ये इसीलिए ये जो लैक्टिक एसिड कहाँ पे जमा होगा, ये हम लोग के मसल में जाके जमा हो जाता है, मसल में भी कहाँ पे, क्रैम्प में, जहाँ पे जोड़ वगैरह होता है ना, वहाँ पे जाके ये जमा हो जाता है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा थकान महसूस होने लगता है। चलिए, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें भी हम लोग का एनर्जी बनता है। अब रेस्पिरेशन है सर, तो एनर्जी तो बनेगा ही, यहाँ पे भी एनर्जी बनता है। और 2C2H5OH, पूरा पूरा रिएक्शन ही बता रहा हूँ मैं, ये एक इथेनॉल बन जाता है, क्या बनता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। अब इथेनॉल क्यों, क्योंकि लास्ट में OH है, तो यानी कि अल्कोहल ग्रुप आ गया ना, तो इथेनॉल बनता है। और और क्या और इसमें बनता है तुम्हारा इथेनॉल बना, और 2 को कार्बन का मॉलिक्यूल से बनता है, तो ये पूरा पूरा काम होता है। और ये पूरा का बात किया जाए, एरोबिक अनएरोबिक ये सब कहाँ पे होता है आपस, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, है ना, सेल का पावर हाउस, इसीलिए तो बोला जाता है। और इसका अगर बोलेंगे ये यूनिट होता है ATP होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ना, एरोबिक, इस पूरे पूरे को भी याद देख लेते हैं, अनएरोबिक, अनएरोबिक,
अब एरोबिक में क्या होता है हम लोगों का C6, अरे यार कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको पक्का समझ में आए। इसमें क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6CO2, और इसमें भी आपका होगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना ये ग्लूकोज। इसमें देखो ग्लूकोज टूटेगा, किसमें टूटेगा, इससे क्या होगा, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में आपका 6 गो H2O बनेगा, 6 गो H2O बनेगा, और आपका 38 एटीपी बनता है। यहाँ पे मैं इसलिए इसको लिखा हूँ, इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अलग से लिखा हूँ। इसमें होता है 2C2H5OH यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2CO2, और आपका बनेगा एनर्जी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितना एटीपी बनता है, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट ऑफ सेल इटैलिक इन MS Excel 365। बोल रहा है MS Excel में क्या होता है कि इटैलिक अगर हमको फॉन्ट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की लगाएंगे। चलिए ये पूछा है आपका, तो यहाँ पे देखो Ctrl 3 इसका आंसर हो जाएगा। Ctrl 3 से क्या हो जाता है आपका, Ctrl 3 से आपका हो जाएगा इटैलिक में आ जाएगा। अच्छा Ctrl 4 का काम क्या होता है, तो Ctrl 4 पे अगर जाइएगा ना तो इसमें अंडरलाइन जो होता है, अंडरलाइन होता है, यानी कि अंडरलाइन हो, जो लिखा होगा होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर वो पहले से अंडरलाइन है तो या तो अंडरलाइन ऐड होगा या रिमूव होगा, अगर पहले से नहीं है तो ऐड होगा, नहीं तो फिर रिमूव हो जाएगा। ये काम होता है Ctrl 4 का। Ctrl 2 का क्या काम है, तो Ctrl 2 से आपका हो जाएगा बोल्ड, Ctrl 2 से आपका काम हो जाएगा बोल्ड, यानी कि वो फॉन्ट है बोल्ड हो जाएगा। Ctrl 6 से आपका हो जाएगा कोई भी वहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको कर देते हैं शो या हाइड ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है या तो वो शो होगा या हाइड हो जाएगा, ये होता है। चलिए और हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं, और कुछ कुछ हम लोग शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। Ctrl+5 देख लेते हैं। Ctrl 5 से क्या होगा आपका, इस Ctrl 5 से आपका हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, Ctrl 5 से आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। इसको समझ में आ रहा है तो जिसको समझ में आ रहा है बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है इसको रखो, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, फिर क्या ही एक्सप्लेन करूंगा। Ctrl 5 से हो गया। अब Ctrl 7 से क्या हो जाएगा, इसमें स्टैंडर्ड जो टूल बार होता है ना, स्टैंडर्ड टूल बार, उसमें स्टैंडर्ड टूल बार ये या तो शो होगा या फिर हाइड होगा, सीधा सा मतलब है। जब शो होने का हाइड होगा तो शो हो जाएगा, अगर शो होगा तो हाइड हो जाएगा, पहले से दिख रहा होगा तो। अच्छा Ctrl 9 से क्या होता है, वहाँ पे जो रो होता है ना रो हाइड हो जाएगा, MS Excel में जो रो होता है वो हाइड हो जाता है। अच्छा Ctrl 0 से भी कुछ होता है, इसको भी देख लीजिए। Ctrl 0 से क्या होगा, Ctrl 0 से वहाँ पे कॉलम हाइड हो जाएगा, हाइड कॉलम। चलिए इतना ही होता है, तो अगर आप इतना भी धीरे धीरे याद कर लीजिएगा तो बहुत आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट द रिसीव डाटा इनटू अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन। मतलब हार्डवेयर उपकरण कौन से हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में से डाटा पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डाटा का मनुष्यों के लिए समझाने की रूप में अनुवादित कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस का ऐसा काम होता है, बस मतलब सिग्नल वगैरह को हम लोग ऐसा बना देता है जिससे हम लोग उसको समझ पाते हैं। तो इसमें कुछ था ही नहीं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन, और आज का क्लास भी यहाँ पे हम लोग इंडे होता है। तो अब बताइए आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप एक बार, आपको अच्छा लगा तो फिर आप बताइएगा, और बुरा लगा तो भी बताइएगा, बस कमेंट सेक्शन में एक बार अपना फीडबैक है जो है ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है तो आप क्या कर रहे हो, फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसी तरह से जब तक इसी पूरे सीरियल तक यानी कि जितना भी एग्जाम होगा ना, हम लोग इसी तरह PYQs के थ्रू कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए, जैसे देखा आप लोगों ने कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। देखिए जैसे रेस्पिरेशन आप कोई भी अगर मैम से टीचर से पढ़िएगा तो वो इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, और हम लोग इसी तरह बात इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बस अंतर क्या है, बस हम लोग PYQs को फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा और एग्जाम ओरिएंटेड बन जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और मेरा जो एफर्ट है, यानी कि आपको इस
इस मेहनत के लिए एक लाइक थोड़ा सा कर दीजिएगा। और क्या, रखते हैं इस वीडियो को, यहाँ पे एंड करते हैं।